हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे और मैं आपको बता दूं मैं भी अच्छा हूं। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं अपने रिवीजन नए चैप्टर की क्लबिंग ऑफ इनकम। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा सेक्शन 60 की, जो बात करता है कि अगर इनकम ट्रांसफर की गई है विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट, तो उस केस में जो ट्रांसफरर है उसकी टोटल इनकम में ये इनकम इंक्लूड कर ली जाएगी, भले ही ट्रांसफर रिवोकेबल हो या इरिवोकेबल हो। नेक्स्ट अब बात करते हैं सेक्शन 61 की, जो बात करता है इनकम अराइजिंग फ्रॉम रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ असेट। असेट का जो ट्रांसफर किया जा रहा है वो रिवोकेबल ट्रांसफर है, तो उस केस में सेक्शन बात करता है इस एसेट से होने वाली जो इनकम है वो इंक्लूड कर दी जाएगी इन द टोटल इनकम ऑफ ट्रांसफर। साथ ही सेक्शन डिफाइन करता है कि रिवोकेबल ट्रांसफर कौन सा होता है। तो नंबर 1, अगर ट्रांसफर में कोई भी ऐसा प्रोविजन है फॉर द रीट्रांसफर ऑफ होल और एनी पार्ट ऑफ द इनकम और एसेट टू द ट्रांसफर, तो ये रिवोकेबल ट्रांसफर होता है। या जो ट्रांसफर है वो राइट्स देता है रीअज्यूम पावर ओवर द होल और एनी पार्ट ऑफ द इनकम और द एसेट टू द ट्रांसफरर। ट्रांसफरर को एक राइट देता है कि वो रीअज्यूम कर ले पावर ऑन होल और एनी पार्ट ऑफ द इनकम और एसेट। नेक्स्ट इज सेक्शन 64(1)(i), जो बात करता है कि अगर इनकम अराइज होती है स्पाउस को by way of remuneration from a concern in which the individual has a substantial interest, तो उस केस में जो स्पाउस की इनकम है वो इंक्लूड कर ली जाती थी इन द टोटल इनकम ऑफ द इंडिविजुअल। बट यहाँ पर एक एक्सेप्शन थी जो बात करती थी कि जो रेमुनरेशन मिल रही है स्पाउस को, अगर मिलती है उसकी कोई टेक्निकल या प्रोफेशनल नॉलेज की वजह से या एक्सपीरियंस की वजह से, तो उस केस में ये जो इनकम है इंडिविजुअल की टोटल इनकम में इंक्लूड नहीं की जाएगी। नेक्स्ट इज सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4, इनकम अराइजिंग टू स्पाउस फ्रॉम असेट ट्रांसफर्ड विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। अब स्पाउस को जो ट्रांसफर की जा रही है इनकम वो की जा रही है विदाउट एडिक्वेट ट्रांसफर, तो उस केस में सेक्शन बात करता है कि जो ये ट्रांसफर की जा रही है एसेट विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, तो इस एसेट से होने वाली जो भी इनकम है, तो इस केस में इस एसेट से जो होने वाली इनकम है वो इंक्लूड कर ली जाएगी इन द टोटल इनकम ऑफ ट्रांसफरर। लेकिन अगर ये केस बनता है हाउस प्रॉपर्टी का, तो वहां पर प्रोविजन आते हैं सेक्शन 27 के। सेक्शन 27 बात किया करता था फिर डीम्ड ऑनर के कंसेप्ट की, तो उस केस में सेक्शन बात करता था अगर ये एसेट हाउस प्रॉपर्टी है तो उस केस में अगर एग्रीमेंट नहीं बना है बिटवीन द स्पाउस एंड द इंडिविजुअल टू लिव अपार्ट, तो उस केस में जो ऑनर है उस एसेट का वो ट्रीट किया जाएगा इंडिविजुअल। चलिए बात करते हैं सेक्शन 64(1)(6) की, इनकम अराइजिंग टू सन्स वाइफ फ्रॉम एन असेट ट्रांसफर्ड विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। अब सन्स की जो वाइफ है यानी लड़की की जो बहू है उसे असेट ट्रांसफर की जाती है विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, तो उस केस में क्या होगा। तो सेक्शन बात करता है कि जो इनकम अराइज होती है उस ट्रांसफर्ड असेट से वो इंक्लूड कर ली जाएगी इन द टोटल इनकम ऑफ ट्रांसफरर। नेक्स्ट सेक्शन 64(1)(7) एंड सेक्शन 64(1)(8), इनकम अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ एसेट्स फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पाउस और सन्स वाइफ। बात करता है इनकम अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ एसेट फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पाउस और सन्स वाइफ, तो सेक्शन इसमें बात करता है कि जो भी एसेट ट्रांसफर की गई है विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, उससे होने वाली जितनी भी इनकम है वो इंक्लूड कर दी जाएगी इन द टोटल इनकम ऑफ ट्रांसफर टू द एक्सटेंट सच इनकम इज यूज्ड बाय द ट्रांसफरी फॉर द इमीडिएट और डेफर्ड बेनिफिट ऑफ द ट्रांसफर स्पाउस और सन्स वाइफ। चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 कैपिटल ए की, जो बात करता है इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड की। माइनर चाइल्ड के केस में जितनी भी इनकम होगी माइनर चाइल्ड को वो इंक्लूड कर ली जाती है इन द टोटल इनकम ऑफ हिज और हर पेरेंट। साथ ही माइनर चाइल्ड में यहाँ पर इंक्लूड कर लिया गया है माइनर मैरिड डॉटर को भी। जो इनकम होती है माइनर चाइल्ड की उसे इंक्लूड किया जाता है उस पेरेंट की इनकम में जिस पेरेंट की इनकम होती है हायर बिफोर कंसिडरिंग द इनकम ऑफ माइनर। साथ ही जिस पेरेंट की इनकम में ये इंक्लूड की जाती है माइनर इनकम, उस पेरेंट को एग्जम्पशन मिला करती है, एग्जम्पशन ऑफ ₹1500 पर चाइल्ड अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 32। अब बात करते हैं एक्सेप्शंस की, उन केसेस की जहां पर माइनर की जो इनकम है वो क्लब नहीं की जाती इन द हैंड्स ऑफ हिज और हर पेरेंट्स। नंबर 1, अगर जो इनकम रिसीव करता है माइनर किसी मैनुअल वर्क से जो उसने किया है, या कोई वो एक्टिविटी कर रहा है जिसमें माइनर की स्किल्स यूज हो रही है, या टैलेंट या स्पेशलाइज्ड नॉलेज या उसका एक्सपीरियंस, या अगर माइनर चाइल्ड जो है वो सफ़र है डिसेबिलिटी से जो सेक्शन 80U में स्पेसिफाई की गई है, तो इन दोनों केसेस में ही माइनर की जो इनकम है पेरेंट्स की इनकम में इंक्लूड नहीं की जाएगी, वो माइनर के हेड में ही टैक्सेबल कर दी जाएगी। चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं सेक्शन 64 सबसेक्शन 2 की, जो बात करता है कि अगर कन्वर्ट की जा रही है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी इनटू द प्रॉपर्टी ऑफ HUF, तो उस केस में क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा।
तो सेक्शन बात करता है कि अगर कोई इंडिविजुअल जो मेंबर है एचयूएफ का कन्वर्ट करता है अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी इनटू द प्रॉपर्टी ऑफ एचयूएफ फॉर इनएडिक्वेट कंसीडरेशन, तो उस केस में जो भी इनकम है उस प्रॉपर्टी से वो टैक्सेबल होगी, वो इंक्लूड की जाएगी इन द टोटल इनकम ऑफ इंडिविजुअल। साथ ही अगर इस प्रॉपर्टी का होता है पार्टीशन, वेदर इट इज टोटल और पार्शियल पार्टीशन, और पार्टीशन होने पर उस इंडिविजुअल की स्पाउस भी उस एसेट से इनकम रिसीव करती है, तो लॉ बात करता है कि ये जो इनकम है ये भी इंक्लूड कर दी जाएगी इन द टोटल इनकम ऑफ इंडिविजुअल। साथ ही एक बात हमें ये रखनी है कि जब इनकम इंक्लूड की जाती है या क्लब की जाती है तो लॉसेस भी क्लब किए जाएंगे। अगर इनकम के प्रोविजन लग रहे हैं क्लबिंग के, तो साथ में वहां पर लॉसेस के भी प्रोविजन लगा करते हैं। ये जो है एक्सप्लेनेशन 2 टू सेक्शन 64 बात किया करती है। तो यहां पर जो हमारा क्लबिंग ऑफ इनकम है उस चैप्टर की होती है रिवीजन फिनिश। तो बेटा ये थी हमारी आज की क्लास। अब आप करिए इसका रिवीजन। इन केस अगर आपको आती है कोई प्रॉब्लम तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप या टेलीग्राम भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप या टेलीग्राम नंबर है 8287377353। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।